चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप से स्टार्ट करने वाले हैं। पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट क्लास में भी आपको एक चीज बता चुका था पूरी पूरी कि पार्टनरशिप का एक बहुत अच्छा रेलेवेंस है हमारे चैप्टर में, हमारे पूरे कोर्स में। और दूसरा, आप इसके बाद कोई भी एंट्रेंस देने बैठिए, भले ही वो एनटीए का हो, सीयूईटी का हो, किसी का भी कोई भी एंट्रेंस हो, मतलब आप सीए, सीएस, CWA, किसी का भी कोई भी एंट्रेंस देने बैठेंगे, उस सब में आपको ये चैप्टर कॉमन मिलेगा। और वहां पर इसके बहुत ज्यादा ह्यूज चांसेस हैं कि जो आपके टीचर होंगे, जो उस समय पढ़ा रहे होंगे, ये एजम्पशन लगा लेंगे कि ये बेसिक रूल्स आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। सो प्लीज अच्छे से फोकस करना, क्योंकि ये सिर्फ मजाक में मत लेना कि ये यहीं पर है, आगे नहीं आएगा। अब आप समझे, एक चीज समझना, अब ना आपकी ना नींव बन रही है। अब ये नींव हमेशा काम आएगी। अब बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बन जाए, ये नींव अब हमेशा काम आएगी। आपका जो पार्टनरशिप है, आपको क्या लगता है आगे नहीं है, ग्रेजुएशन के हर लेवल पे पूछा जाएगा। यहाँ तक कि पीजी जब आप करने बैठोगे ना एमकॉम में, तो भी आपको उसके कुछ चैप्टर्स, कुछ रेलेवेंस वहां पर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो नींव यहीं से बनेगी। और आपको एक चीज हमेशा से पता होगा, अगर नींव जरा से भी वीक हो गई तो पूरी बिल्डिंग, तुम लोग वही गिराओगे ही, मुझे पता है। ठीक है, तो वो गिरने मत देना। अच्छे से फोकस करना सारी चीजों पे। ठीक है, टॉपिक है। और एक बात बताऊं, सबसे मजेदार टॉपिक भी यही है। अच्छा, ऐसा ये इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी और इम्पोर्टेंट नहीं है या मजेदार नहीं है, वो भी मजेदार है। बट ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। और आपको मैं एक और चीज का अंदेशा दे दूं, अगर आप लोगों के पास बुक होती, जैसे कि आज नहीं है कई बच्चों पे, और आप पे भी नहीं होगी, मैं एजम्पशन लगा रहा हूँ। हाँ, ये निकाल लो, पुराना मॉड्यूल निकाल लो। तो इस बुक में अगर आप देखोगे तो आपका पहला चैप्टर तो पता है क्या है? एनपीओ। ये बुक तो अंदर ही रख लो। कितनी पुरानी है वो? चलो कोई बात नहीं। पहला चैप्टर होगा इसमें एनपीओ, आप चेक कर सकते होगा इसमें। पहला चैप्टर इसमें एनपीओ है। बाकी जो पूरा आपका वॉल्यूम 1 या फिर मॉड्यूल 1 है, उस पूरे में बेटा पार्टनरशिप है। उस पूरे में आपकी पार्टनरशिप है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले पार्टनरशिप मुझे कुछ नहीं पता, एंड आई एम टेकिंग जीरो एजम्पशन कि आप लोगों को भी कुछ पता होगा और ना ही आप लोगों को, कि भाई पार्टनरशिप क्या है मुझे नहीं पता, आपको क्या पता है क्या नहीं पता। बस ना मेरे को 2 वर्ड पढ़ाने हैं आपको शुरू करने से पहले। अच्छा, एक बात बताऊं, पार्टनरशिप के संग ना हमें अभी आगे कई क्लासेस में रहना है, मतलब बहुत सारी क्लासेस में हमें पढ़ना भी है, और बहुत संग हमें इसके संग एक रिलेशन ही बनाना है। ठीक है, तो पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि पार्टनरशिप है क्या। तभी तो आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बैठा पाओगे ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो पहले वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा चैप्टर जो शायद मैंने लास्ट क्लास में भी जिक्र करा था, सोल प्रोप्राइटरशिप। और यहां पर मैं लिख रहा हूं पार्टनरशिप। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आ गया होगा कि भैया सोल प्रोप्राइटरशिप क्लास 11th का टॉपिक था, क्या ये भी हमें यहाँ पढ़ना है? तो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दोनों तरीके से वे बता रहा हूँ। मैं इसकी लिंकिंग एक तो क्लास 11 से कर रहा हूँ, और दूसरा मैं आपको एक नया व्यू भी बता दूंगा अगर आपको नहीं भी पता। क्लास 11 से मैं कुछ उठा नहीं रहा हूँ, बस मेरा एक काम है कि मैं लिंकिंग बैठा दूं आपकी 11th और 12th के बीच में, ताकि आपको भी एक मजा आए। ठीक है, और क्लास 12th में है पूरा का पूरा आपका पार्टनरशिप, जो कि मैं बता ही चुका हूँ। मॉड्यूल 2 पूरी इसी से भरी हुई है आपकी। ठीक है, क्लास 11th और 12th में पूरा पूरा यही है। अब अगर आगे की बात करें, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का कई बच्चे ये कह सकते हैं कि हमें मतलब तक नहीं पता। तो इसका मतलब लिख लीजिए पहले तो यहाँ बगल में, सिंगल ओनर। मैंने यहाँ लिखा सिंगल ओनर, और यहां मैं लिख देता हूं मोर देन वन ओनर। अच्छा ठीक है, पता है अभी ना मैंने बहुत छोटी सी लैंग्वेज में लिखी हुई ये चीजें, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो मैंने एक बेकरी की शॉप खोली, और मैं बेकरी का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ, सिंपल सोबर एग्जांपल है। मैंने एक बेकरी की शॉप बोली खोली, और उसमें क्या अप्रोच है कि मैं अकेला चला रहा था उसको। अब जब तक मैं उसको अकेला चला रहा हूँ, तो सारे प्रॉफिट्स मेरे, जितने भी ऑपरेशन है वो मुझे ही करने हैं, जितनी भी अकाउंटिंग है वो मेरे लिए ही होगी। और उसको, उस पूरे बिजनेस को कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि वहां पर कौन है? सिंगल ओनर है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका कहाँ था? क्लास 11th में था, कि सिंगल ओनर की जितनी भी बातें थी कहां पर थी? सारी की सारी क्लास 11th में थी। अब हो क्या सकता है, दो अप्रोच हो सकती है कि भैया वो बिजनेस मेरा अब इतना बड़ा होता जा रहा था कि मेरे से अकेले संभल नहीं रहा था। तो आपके मन में एक एजम्पशन आ सकती है, भैया एम्प्लॉइज को हायर कर लो। एक बात कभी भी याद रखना, जब बिजनेस बड़ा होता है ना, तो सिर्फ एम्प्लॉय से नहीं चलता, आपको मैनेजमेंट भी चाहिए। आप कहोगे मैनेजर हायर कर लो, अपने बिजनेस में पढ़ा होगा ना क्लास 11th में कि मैनेजर हायर कर लो। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैनेजर भी तो एक इंसान है, उसको भी तो सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑनर चाहिए ना। अब मान लीजिए मेरी एक से ज्यादा बेकरी है एक शहर में, एक शहर में मेरी 4 बेकरी है। तो क्या इट इज पॉसिबल कि मैं एक ही संग चारों को हैंडल कर लूं? नहीं हो सकता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? किसी और पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। पार्टनर से मेरा मतलब यह है कि किसी और बंदे की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो एज अ बिजनेस मेरे साथ आकर यहाँ पर काम करे। डन।
अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, हो सकता है अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर, अपने पार्टनर को किसी को भी, पार्टनर से मेरा मतलब यहाँ पर स्पाउस से था, पति-पत्नी भी आपस में पार्टनर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ मैं, जहाँ हस्बैंड वाइफ भी पार्टनर है, बायजूस। वो दोनों अगर आप देखेंगे तो वो हस्बैंड वाइफ ही थे जिनका ये आइडिया था। अब वो मेरे को पूरी हिस्ट्री अभी एज़ ऑफ याद नहीं है, पर वो पार्टनर ही थे। वो सुबह ने एक लिंक करा, तो वहाँ पर सिंपल क्या है, जब मेरा साइज़ ऑफ ऑपरेशन बड़ा होते जा रहा था, तो मैंने क्या करा, और बंदों को हेल्प के लिए बुलाया और अपने संग काम कराया। एक अप्रोच तो ये हो सकती है सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की तरफ जाने के लिए। दूसरी अप्रोच, मान लीजिए आपको एक न्यू बिज़नेस ही शुरू करना है। क्या करना है आपको? न्यू बिज़नेस ही शुरू करना है। अब यहाँ पर समझते हैं उस चीज़ को। लेट्स से कि आपको एक न्यू बिज़नेस शुरू करना है। अच्छा, आप ना प्रैक्टिकली होके सोचेंगे मेरे संग कि भैया क्या-क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर आप न्यू बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, तो एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि आप अपना खुद का पैसा किस फॉर्म में डालते हैं बच्चों? एज़ अ कैपिटल। अब यहाँ पर मैं कैपिटल की एक छोटी-सी डेफिनिशन बोल दूँ, कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इंटो द बिज़नेस। भैया हिंदी में बता दीजिए, कैपिटल जो होता है ना बच्चों, एक वो अमाउंट होता है जो ओनर एक बिज़नेस के अंदर डालता है। किस पर्पज़ के लिए डालता है? ताकि उसकी एक तो वैल्यू एनहांसमेंट हो, दूसरा उसको वीकली प्रॉफिट उसको रेगुलरली प्रॉफिट आता रहे, ठीक है? तो मान लीजिए एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि आपने क्या करा, उस बिज़नेस में क्या डाल दिया, कैपिटल डाला, शुरू कर दिया काम। बट आपको पता है, क्या पता था कि ये जो बिज़नेस है, ये जो बेकरी की शॉप है, ये 1 लाख रुपए से खोलेगी खुलेगी नहीं, और आपके पास कितने थे बच्चों? 1 लाख रुपए ही थे। कितने थे? 1 लाख रुपए ही थे। 1 लाख रुपए से खुलेगी नहीं, कम से कम यहाँ 1.5 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आप बताओ क्या करोगे? पहली अप्रोच ये हो सकती है कि आप बैंक के पास जाओ, बैंक से उधार लेके आओ, बट बैंक ने आपको साफ-साफ मना कर दिया, पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों का नया बिज़नेस है, तो बैंक ने अभी साफ आपके मुँह पे मना कर दिया। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपने किसी रिलेटिव से इस चीज़ को बोरो कर लें, दोस्त से, यारों से, किसी से बोरो कर लें। आप करने गए बोरो लेट्स से किसी और बंदे के पास, और उसके पास बेटा पैसा था, वो उसके पास कैश पैसा था, बट वो आपको देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आप पे भरोसा नहीं है। अब भरोसा नहीं है, तो यहाँ भरोसे के लिए आपने उससे क्या कहा कि तू और मैं क्या करते हैं, आपस में क्या बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। अच्छा भैया, पार्टनर का मतलब यहाँ पर होता है, सिंपल हिंदी भाषा में बात करें तो साझेदारी कर लेते हैं। हम दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या एग्रीमेंट कर लेते हैं कि तू भी अपना पैसा डाल इसमें। अब मैं इससे भी कितना ले रहा हूँ, 1 लाख रुपए ले रहा हूँ। और अब इस पूरे फर्म में कितने रुपए हो गए? मेरे हिसाब से यहाँ पर हो चुके हैं पूरे के पूरे 2 लाख रुपए। नो डाउट कितने रुपए हो चुके हैं? 2 लाख रुपए। भैया पहली असम्पशन बताओ मुझे कि 1 लाख रुपए में मेरा धंधा तो खुलने वाला था नहीं। तो मैंने कितने रुपए लगाए? किसी और से 1 लाख रुपए माँगे, और क्या कहा मैंने कि भाई मैं भी धंधा करूँगा, तू भी धंधा कर, दोनों साथ में धंधा करेंगे और एक फर्म बनाएँगे, एक कंपनी बनाएँगे, जिसे क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप फर्म। भैया इस पूरी बात को मैं दोबारा से कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, वो पिछला वाला जो एग्ज़ाम्पल था ना, वो सिर्फ़ क्लास 11 से लिंक करने के लिए था आपको कि भाई सोल प्रोप्राइटर हम अच्छा खासा पढ़ रहे थे, भैया पार्टनरशिप में जाने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? तो वो मैंने वहाँ से लिंक कर दिया। अब ये मेरा नया एग्ज़ाम्पल है कि मान लीजिए आप नया बिज़नेस ही स्टार्ट करने जा रहे हो, बट आपका खुद का मन नहीं है कि मैं अकेले स्टार्ट करूँ, तो आप किसी रिलेटिव को बुला लीजिए, अपने किसी दोस्तों को बुला लीजिए। अच्छा, इससे पता है क्या-क्या चीज़ें होंगी? प्रैक्टिकली सोचे, एक तो देखो यहाँ पर पैसा आया हुआ है, और ज़ाहिर-सी बात है अगर 2-3 ओनर आएँगे तो पैसा लेके आएँगे। दूसरा, बेटा सारा काम आपको नहीं झेलना है। सारा काम आपको नहीं झेलना है, आप क्या कर दोगे, आपस में इन कामों को बाइफरगेट कर लोगे। तीसरा, बेटा क्लाइंट की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक बंदे की नहीं है, अब सारे बंदे मिलके सँभालेंगे। अच्छा, एक ही चीज़ को सुपरवाइज़ करने के लिए कम से कम कितने जने हो गए? 2 से 3 जने हो जाएँगे। एक बंदा तो सोल प्रोप्राइटर में था, यहाँ कम से कम कितने जने होंगे? 2। मैक्सिमम की बात मैं आपसे बाद में करूँगा, यहाँ पर मिनिमम कितने बंदे हो गए? 2 बंदे तो आपके हो ही गए हैं। अच्छा, आपके व्यू में अभी हो सकता है कि आपको लगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बुरा है, पार्टनरशिप अच्छा है, या फिर पार्टनरशिप बुरा है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो भी है, वो लग सकता है। मुझे अभी नहीं जानना है, ना ही ऐसा कभी हमारा क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें बताई ना मैंने, ये सिर्फ़ अच्छा कहीं नहीं पूछा जाएगा, कहीं भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर कन्वर्ज़न फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप टू पार्टनरशिप? बट बेटा आप पता है क्या है? आप अपने आप को वहाँ पता है आप लोग मार कहाँ खाएँगे? जहाँ आप अपने आप को सिर्फ़ एक स्टूडेंट समझना शुरू कर देंगे। आपको नहीं लगता अगले 1 साल बाद सेम इसी समय 27th ऑफ मई को आप लोगों के पेपर हो चुके होंगे, आप लोग किसी प्रोफ़ेशनल स्टडीज़ की, भले ही वो ग्रेजुएशन हो, भले ही कोई भी कोर्स हो, उसकी तैयारी कर रहे होंगे, और अगर उससे 3 साल बाद की बात करें, तो आप ही लोग अकाउंटेंट, प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंट, टैक्स के डिपार्टमेंट में, इन सब डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे। तो बेटा वो मैच्योरिटी ना अभी से आनी चाहिए। अब कई बार मैंने बच्चों को ये देखा है कि वो पूरा पार्टनरशिप बेटा आप क्या मानेंगे, उन्हें एकदम अच्छे से आता है।
मतलब उनके टेस्ट ले लो, कुछ भी ले लो, अच्छे से आता है। बट उनसे पूछ लो ना कि भैया सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का क्या लिंकिंग है आपस में, वो समझ ही नहीं पाते उस चीज को। उनका बस मतलब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सामने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करा। बट मैं चाहता हूँ आप ऐसे ना बने रहे, क्योंकि क्लाइंट कभी भी आके कल को, मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग जानते ही हैं कि क्लाइंट कल को सामने से आके ये नहीं पूछता, ये आया आपके सामने कि भैया पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताओ या फिर सोल प्रोप्राइटर की डेफिनेशन बताओ। बेटा, क्लाइंट एकदम मासूम बच्चा होता है, वो आपसे आके कुछ भी पूछ सकता है। एंड आपके पास वो प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको टुकड़ों में जवाब दे सको और आप उसको समझा सको। तो आपको वो कोई कभी नहीं पूछने वाला, कभी भी। मैं खुद कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुका हूँ। तो अगर कोई भी क्लाइंट है, वो कभी भी आपसे अकाउंटिंग नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको खुद आती तो वो खुद कर लेता, वो खुद अपनी टीम बना लेता वहां पर। उनको नहीं पता अकाउंटिंग, बट आपको उनको समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज द क्रक्स, ये करने से हमें फायदा क्या होगा। तो अब यहाँ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल जाए कि भैया जो हमारा ऑपरेशन है, जो सिर्फ एक बंदा हैंडल कर रहा था अभी तक, वो एक बंदे को हैंडल नहीं करना, वो दो बंदे हैंडल करेंगे। अब लेट्स से इसका नामकरण करो, लेट्स से इसका नाम मैंने रखा मिस्टर एक्स, इसका रखा मैंने मिस्टर वाई। अब बेटा यहाँ पर जो पूरा काम मिस्टर एक्स को रखना था, वो अब मिस्टर एक्स को नहीं रखना, मिस्टर वाई भी उसकी मदद करेगा। दूसरा, मिस्टर एक्स को एक डर था, पता है बच्चों क्या, कि मेरा 1 लाख रुपए डूब जाएगा। अब वो कहेगा कि नहीं, मेरा 1 लाख रुपए नहीं डूबेगा। आप ध्यान से सोचो इस बात को। अब इस बिजनेस में 2 लाख रुपए लगे हैं, अगर वो सिंगल काम करता तो हो सकता है वो पैसा डूब जाता। बट अब दो बंदों का दिमाग है, और पता है एक बात हमेशा कही जाती है, जितने ज्यादा दिमाग उतनी ज्यादा अच्छी चीज है। भाई अगर आप 10 बंदों के बीच में बैठे हैं और 10 के 10 बंदे दिमागदार है, तो आपका कोई और ही लेवल होगा सोचने का, समझने का। तो अब यहाँ पर 2 बंदों का हो रहा है, तो एक तो रिस्क भी कम हो गया। अच्छा भैया, रिस्क कैसे कम हो गया? यार मैंने अभी बताया ना आपको, क्लाइंट की जिम्मेदारी सिर्फ अब मेरी नहीं रही। अगर ये बिज़नेस लॉस में गया, तो सिर्फ मिस्टर एक्स का घाटा नहीं है, किसका है? मिस्टर वाई का भी है। तो दोनों अपना इक्वल पार्ट लगाएँगे। और अभी आपने आज से अभी से 10-15 मिनट पहले एक बात कही थी कि मैनेजर हायर कर लो, मैनेजर हायर कर लो। बेटा, मैनेजर को क्या कोई फ़र्क पड़ता है आपके प्रॉफिट से? कोई भी फ़र्क पड़ता है? अब आप टेक्निकली सोचेंगे, तो आप ये बोलेंगे कि भैया अगर वो हमें प्रॉफिट अर्न करके नहीं देगा, तो हम उसे निकाल देंगे। बेटा निकाल दो, वो एमबीए करा हुआ बंदा है, आज यहाँ नहीं कहीं और जॉब करेगा। अल्टीमेटली आपका बिज़नेस तो बैठ गया ना। अब यहाँ पर मिस्टर वाई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा अपने बिज़नेस के संग? द आंसर इज़ नो, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये पूरा रेलेवेंस था पार्टनरशिप का। अच्छा भैया, अभी ना मैंने आपको कोई टेक्निकल बातें समझाई ही नहीं है। मैं सिर्फ एज़ अ लेमैन कि भाई मतलब एकदम नीश लेवल पे हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है? कि क्या है, क्या नहीं है, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। अभी तो हमने कुछ भी समझा ही नहीं है, अभी तो बहुत टेक्निकल चीज़ें आगे आनी है। चलो एक नोट बनाते हैं छोटा-सा, वहाँ से नोट करेंगे, ये आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से नोट करना शुरू करेंगे मेरे संग-संग। चलिए स्टार्ट करिए। Sole proprietor means single owner due to certain limitation of sole proprietor concept of partnership was introduced। ठीक है? फिर पार्टनरशिप का वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था उस समय पर। अच्छा, लिमिटेशन क्या है भैया, प्लीज़ वो भी लिख लीजिएगा इसी के एरो करके। लैक ऑफ वैल्यू एडिशन, ओनर की जो थिंकिंग होगी वो कम थी यहाँ पर। दूसरा, लिमिटेड कैपिटल। तीसरा, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑपरेशन। भैया क्या कॉम्प्लेक्सिटी? वही एक बंदा सारे काम संभाल रहा है तो वो कॉम्प्लेक्सिटी ही क्रिएट करेगा। ये 3 मैंने लिखवाई है। बच्चों कहीं भी आपसे पूछी नहीं जाएगी, पर होता क्या है ना, अच्छा 1 मिनट सुनना, मेरी बात सुनना, सब स्टॉप राइटिंग, इधर मेरी तरफ देखो। होता क्या है ना, अभी आप मेरी बातें समझ रहे हो, आपको सारी चीज़ें क्लिक हो रही होगी, भाई सही बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ये दिक्कत है, ये चीज़ आपको हो जाएगी। बट आज से 5 क्लास बाद पूछो ना, तो ये दिक्कतें तुम्हारे दिमाग में ही आधी हो जाएँगी। तो इसीलिए हर कॉन्सेप्ट को लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ पता है क्या है, यहाँ पर ये पास एक छोटा-सा मॉड्यूल पड़ा हुआ है, 2021 का मॉड्यूल है। इसमें भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो आप अपना लेंगे 2022 वाला, उसमें भी सारी चीज़ें लिखी होंगी। बट मेरा ये मानना है, ये बुक को आपको तब खोलना है,
जब मैं बोलूँ, और दूसरा आपको खोलना है सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए। क्योंकि मेरा मानना है यहाँ पर जितनी भी लैंग्वेज लिखी हुई है ना, वो काफ़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखी हुई है, और उसी के मैं सारे नोट्स आपको क्या करूँगा, लेमन लैंग्वेज में बनवा के दूँगा, तो आपको ये रेफर करने हैं। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो मैं बोल दूँ यहीं से पढ़ लो, तो उनको आप मार्क करवा दूँगा मैं, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है? कम ऑन, कंटिन्यू इन राइटिंग, लिख लीजिए। डन? चलिए, अब मैं पार्टनरशिप के बारे में लिखवा रहा हूँ। अच्छा, आज ना हमारी सिर्फ़ अभी बेसिक क्लास ही चलेंगी कि भई हम समझने में ही निकाल देंगे। अभी टेक्निकली पे एकदम से जाना सही नहीं है। देखो मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ड्राइव करी है कभी किसी ने? करी है? तो सीधा कभी भी 4th गियर या 5th गियर नहीं लगाते। फर्स्ट गियर से स्टार्ट करना, देयर इज़ अ चांसेस आपका मुँह टूट सकता है अगर आपने दूसरा-तीसरा गियर एक संग लगा दिया तो। और दूसरी चीज़, वो गाड़ी वहीं पे बंद भी हो सकती है। क्योंकि अगर मैंने अभी से टॉप गियर लगा दिया ना, ये लो आईओसी, ये लो आईओडी, आधे बंदे तो कहेंगे कि किसी ने सही कहा था कि आर्ट्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है? आर्ट्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यार आता है उसपे। ओके, कम ऑन, अब पार्टनरशिप के बारे में लिखना शुरू करें, और उससे पहले ना एक बात समझाओ, अच्छा पहले पार्टनरशिप के बारे में लिखना शुरू करें, फिर बात करेंगे हम आपस में। पार्टनरशिप मीन्स वेयर मोर देन वन ओनर रन द बिज़नेस फॉर द प्रॉफिट। ऑल ओनर इन बिज़नेस कॉल्ड पार्टनर्स एन एंटिटी ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन run by partners called firm। और यहाँ पर एक और चीज़ नोट कर लीजिए, इसे फर्म के संग-संग पार्टनरशिप फर्म भी कहा जाता है। पार्टनरशिप फर्म। लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। डन? डन? ओके। अच्छा ना, मैंने आपको एक बात बताने वाला था, पर मैं उसके बीच में रुक गया। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, पहले वो ध्यान से सुनना। आउट ऑफ द कोर्स है, बट आपको पता होनी चाहिए। बच्चों, आपको क्या इसके बीच में डिफरेंस पता है? मीनिंग एंड डेफिनिशन। क्या आपको इसके बीच में कोई डिफरेंस पता है? कोई बोलना चाहेगा? मीनिंग, मतलब तुम लोगों ने इसकी हिंदी बता दी मेरे को, मीनिंग का मतलब सुनना मेरे पास कैसे कैसे बच्चे हैं। मीनिंग का मतलब इन्होंने अर्थ बता दिया है, और डेफिनेशन का मतलब कह रहे हैं उसको डिफाइन करना है। मींस इसी की हिंदी बता दी है नालायकों ने। आप इसको अब एक लॉ मैन के कॉन्टेक्स्ट में सुने। बेटा, मीनिंग को आप चेंज कर लो। मीनिंग का आपका जो मतलब आता है, जो आपको लगता है आपकी बेस्ट नॉलेज में, वो आप लिख दीजिए। जैसे अभी जो मैंने पार्टनरशिप के बारे में लिखवाया, वो मीनिंग है पूरी की पूरी, अभी मैं लिखवा दूंगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ। बेटा, डेफिनेशन हमेशा पता है कौन लिखता है? लॉ मैन। मीन्स ड्राफ्टमैन पहले ही लिख देता है कि भैया पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये है, पार्टनर्स की डेफिनेशन ये है, कंपनी की डेफिनेशन ये है, सारी डेफिनेशन आपको शेड्यूल में मिली हुई है। अभी मैंने आपसे ना कोई भी प्रोफेशनल बात करी ही नहीं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी तो मैं बस आपका ना माइंड मैच्योर कर रहा था कि भैया है क्या। क्योंकि देखो, आप पता है, आप कई बच्चों को पता है क्या लगा होगा कि यहाँ पर यह हमें पता था, जैसे लगा होगा आप सबको, हो सकता है ये सब हमें पता था कि पार्टनरशिप ये है, पार्टनर्स ये है, भैया ने बेवजह लिखवा दिया। बात समझे, मेरे को ना एक बच्चे को नहीं पढ़ाना है,
मेरे को सारे बच्चों को लेके चलना है। पहली चीज़ ये, अब मैं असम्पशन ले नहीं सकता ऑनलाइन में किसको आता नहीं है, तुम्हारी तो शक्ल देख के पता चल जाता है कि आता ही नहीं आता, वैसे तुम्हें भी नहीं आता। अब दिक्कत क्या है कि मेरे को सबको लेके चलना है। अब इस कॉन्सेप्ट पे आइए, तो अब यहाँ से प्रोफेशनली शुरू कर रहे हैं। देखो, मीनिंग का मतलब होता है सिंपल, वो चीज़ जो हमें बस लिखनी है अपनी लैंग्वेज में। अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप, तो बच्चों आप नो डाउट आप कौन-सी डेफिनिशन लिख सकते हो जो मैंने लिखी है, ये वाली लाइन्स आप लिख सकते हो। बट अगर कोई आपसे पूछते है डेफिनिशन ऑफ पार्टनरशिप, तो आपको ये नहीं लिखना। अब आप ध्यान से देखेंगे कि क्या है। अब यहाँ से अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट शुरू होंगे, पहले यहाँ ध्यान से देना। यहाँ मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भैया ये हर एक्ट के बगल में उसकी डेट लिखना ज़रूरी है? जी। बच्चों, किसी भी एक्ट की डेट उसके बगल में होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जी, अब जैसे जीएसटी, आप लोग जीएसटी जीएसटी बोलते हो ना, दैट इज नॉट जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी एक्ट 2017, दैट इज आईजीएसटी एक्ट 2017, 2017 में आया था। तीसरा आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। भैया ये सब पढ़ने हैं क्या? द आंसर इज नो, बस मैं बता रहा हूँ। तो आईबीसी कब आया था? 2016 में, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। उसी तरीके से अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंपनीज एक्ट 2013, तो बेटा हर एक्ट के संग उसका टाइम पढ़ा जाता है, ये हमेशा याद रखना आप। ओके, 1 मिनट देना मुझे जरा। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हम बात कर रहे थे कि हर एक्ट के बगल में उसका बिगिनिंग ईयर लिखा हुआ होना चाहिए। ये मैंने लिख दिया। भैया ये क्या है? बेटा आपकी पार्टनरशिप को जो पूरा का पूरा गवर्न करता है, वो 2 एक्ट करते हैं। एक तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसके कई कंप्लायंसेस पे प्रोविजन लगते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के भी, वो हम बात करेंगे। भैया एक ही एक्ट पे, मान लीजिए पार्टनरशिप पे, पार्टनरशिप का भी लग रहा है, कंपनी का भी लग रहा है। मैंने कहा जी हाँ। पता है सारे कंप्लायंसेस ना यहाँ पर नहीं लिखे हुए, यहाँ पर सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं सिर्फ रिलेटेड टू पार्टनर्स। अब मान लीजिए किसी को ऑडिट का समझना है। भैया ऑडिट क्या होता है? मींस आपके अकाउंट्स की जितनी भी करी हुई है उसको एग्जाम करना है। ऑडिट का अगर आपको कोई प्रोस्पेक्टिव लगाना है इस फर्म के ऊपर, तो बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शांत है यहाँ पर, वो पार्टनर्स के बारे में कुछ नहीं बोलता। इसके लिए आपको जाके पढ़ना पड़ेंगे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, कि भैया कंपनीज एक्ट ने पार्टनर्स के लिए क्या लिखा हुआ है, कि पार्टनर्स को ऑडिट कब करानी है, पार्टनर्स का ऑडिट का कंप्लायंसेस क्या होगा, ये सारी चीजें वहां लिखी हुई है, तो मर्ज होती है। माइंड में एकदम फिट रखना है चीज को, ठीक है? अच्छा ये कौन सा है? ये एक्ट है, अभी छोड़ दीजिए, बस मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है। क्यों? यहाँ बस मैंने डेफिनेशन देने के लिए लिखा है। अच्छा, अब मुझसे कोई पूछ दे कि भैया अब ना हमारा ना माइंड मैच्योर हो चुका है, हमें बेसिक नॉलेज भैया जो कि पहले से भी थी और आपने भी दे दी, हमें ये पता चल गया कि भैया पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, हमें पता चल गया है। हमें रीजंस भी पता चल गए हैं कि क्या जरूरत है कि आपको सोल प्रोप्राइटर से उठ के पार्टनरशिप में जाने की। अब आप एक काम करो भैया, हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता दो। तो भैया एक बात याद रखें, पार्टनरशिप की मैं डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूँ, और यहाँ पर ये लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भैया अब ये क्या लिख दिया, पहले मैं इस पे बात करना चाहूंगा। बेटा किसी भी एक्ट में अगर आपको कोई चीजें बतानी है, तो आपको ऐसे लिख के दिखानी पड़ती है कि एज पर दैट सेक्शन। भैया व्हाट इज सेक्शन? अच्छा, आपके बुक के, आपकी कॉपी के फर्स्ट पेज पे या फिर बुक के फर्स्ट पेज पे होता है इंडेक्स। इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स में पता है क्या लिखा रहता है, कि भैया ये चैप्टर है और ये इस चैप्टर इस मतलब इस लिमिट से इस लिमिट तक है। जैसे कि आपके उसमें मैं बता दूं, कंटेंट्स में यहाँ कंटेंट लिखा हुआ है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स में लिखा हुआ है 2.1 से शुरू होकर 2.100, यानी कि 100 पेज का चैप्टर ये लिखा हुआ है। और अगर आप इस चैप्टर में जाओगे तो आपको पता है टॉपिक कैसे मिलते हैं, 2, 2.1, 2.22 ऐसे कर करके टॉपिक्स मिलते हैं। तो बेटा ये जो बाइफरकेशन करा हुआ है आपके टॉपिक्स का, वैसे ही एक एक्ट में कई सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है। बेटा एक एक एक्ट आप ये मानोगे नहीं, 400 400 500 500 पन्ने का होता है। और मेरे हिसाब से जो अभी तक टिल माई नॉलेज सबसे बड़ा एक्ट है वो इंडियन सॉरी कंपनीज एक्ट 2013 ही है, क्योंकि उसके अंदर उसके ऊपर कोई लॉ डोमिनेंस करता भी नहीं है। तो सबसे बड़ा वही है, या फिर होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये दोनों टैक्स हो सकते हैं सबसे बड़े हों आपके। और इंडिया, मेरे को लगता है इनकम टैक्स होगा सबसे बड़ा, क्योंकि उसकी ज्यादा बुक्स होती है। बट फिर भी मैं आपको वो नहीं बता रहा कौन कितना मोटा है, अब यह ध्यान रखें। अब इतनी सारी चीजें हैं, उसको कहीं भी लिख दे तो बात तो बनेगी नहीं। अब मान लो इन जैसे नालायक बच्चों को या फिर आप जैसे नालायक बच्चों को मैंने बोल दिया कि भैया ये जाके वहां सर्च करो, तो तुम लोग तो पन्ने ही पलटते रह जाओगे। और मैं 1 साल बाद आऊंगा तब भी तुम पन्ने ही पलट रहे होगे, क्योंकि वो इतनी मोटी बुक्स है और उसमें बस पन्ने ही पलट रहे हो, 2000 पन्ने।
सही बात है या नहीं? तो इसीलिए ड्राफ्टमैन ने, लॉमैन ने क्या कहा, हम क्या कर देते हैं, पेज के फर्स्ट पेज पे हम सेक्शंस लिख देते हैं कि भैया ये इस सेक्शन के हिसाब से, ये इस सेक्शन के हिसाब से। अब जैसे आप इंडेक्स पढ़ते हो ना, अब लेट्स से मुझे पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखनी है, तो मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 खोलूँगा, उसके इंडेक्स में या फिर प्राइमरी जो उसके पेजेस होंगे, उसमें मैं देखूँगा कि भाई सेक्शन 4 क्या है? अच्छा, सेक्शन 4 पार्टनरशिप के बारे में है, तो मैं सेक्शन 4 पे जाऊँगा, पार्टनरशिप को पढ़ लूँगा, वापस आ जाऊँगा। अब एक छोटा-सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए जीएसटी का आप लोगों ने हर चीज़ पढ़ी हुई है। अगर आपको जीएसटी का कोई कंप्लायंस पढ़ना है, तो वो सेक्शन आप पढ़ लो कि अब मान लीजिए जीएसटी में आपको एक कॉन्सेप्ट होता है आईटीसी, जिससे आप वाकिफ होंगे क्योंकि क्लास 11th में भी पढ़ाया गया है आपको, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मान लीजिए आपको उसका प्रोविजन देखना है कि ये है क्या, तो आप गए उसके इंडेक्स में, देखा आपने आईटीसी, अच्छा सेक्शन 25 मतलब जो भी सेक्शन है वहां पर लिखा हुआ है, आप वहां जाके उसको पढ़ लो। तो इस तरीके से सेक्शन को डिफाइन करा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है सेक्शन 4, भैया आपको सेक्शन याद रखने हैं। देखो, बुक के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से याद नहीं रखने हैं, बट मेरा पर्सनली मानना है कि आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल है यार, पहले बता चुका हूं। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप को पता है क्या बोलता है ये? बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। रिलेशन बिटवीन पर्सन फॉर शेयरिंग बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट carried by all or any of them acting for all। बच्चों, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 4 में। क्या लिखा हुआ है? रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन बिटवीन पर्सन। अच्छा, अब यहाँ पर रिलेशनशिप में है, तो तुम शादी-वादी में मत चले जाना कि भैया वहाँ का रिलेशन है। वो भी एक तरीके की पार्टनरशिप ही है, आप लोग उस वर्ड को भी पार्टनर यूज़ करते हो, नो डाउट, बट वहाँ पर कुछ भी आप प्रॉफिट शेयर नहीं करते। शादी के बाद सिर्फ बेटा लॉसेस ही शेयर होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है हमें? चीज़ को याद रखना, ठीक है? ब्लश नहीं करने की ज़रूरत है। अब रिलेशन बिटवीन पर्सन फॉर शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है? भैया हम उनके बीच में, अच्छा, एक्स और वाई ने आपस में क्या रिलेशन करा कि अब ये बिज़नेस किसका है? हम दोनों का है। इसके अच्छा, एक बात बताओ यार, शुरू में कोई बंदा बिज़नेस शुरू कर रहा है, वो ये सोच के करेगा कि हम लॉस शेयर करेंगे आपस में, और अगर मैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई को ये बोले कि तू 1 लाख रुपए डाल दे, हम फ्यूचर लॉसेस को आपस में सेल करेंगे, तो वो क्या करेगा बेटा? सबसे पहले आपको घर से बाहर और अपना गेट ही बंद करेगा। तो डेफिनिशन ने भी इस बात को समझा कि किसी बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रॉफिट शेयर करना ही हो सकता है। अब मान लीजिए हम 2 निकले हैं, कोई मान लीजिए मैं और आप निकले कि चलो एक बिज़नेस खोलते हैं, लॉस बनाएँगे। कोई भी आएगा उसमें? कभी भी नहीं होगा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही होता है। अब इसीलिए इन्होंने भी, ड्राफ्टमैन ने कोई गलती नहीं करी है यहाँ, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कि भैया बिज़नेस में तो लॉस भी हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही है। तो शेयरिंग बिज़नेस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। कैरिड बाय मतलब उसमें जो काम कर रहे हैं, वो या तो ऑल कर रहे हैं या फिर एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक एक्टिंग फॉर ऑल कर रहा है। अब इसका भैया मतलब समझा दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों पार्टनर है। मान लीजिए उनको थोड़े समय बाद और पैसों की जरूरत हो गई, तो वो किसको लिया है? मिस्टर जेट को उठा के लिया है। किसको लिया है? मिस्टर जेट को, जिसने 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस में। कितने रुपए लगाए बच्चों? 5 लाख रुपए, समझना। बट मिस्टर जेड ने ये बोल दिया कि भैया मैं ना आपके संग काम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको क्या दे सकता हूँ? पैसे, और मुझे क्या चाहिए? एनुअली आपसे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। आप कहोगे डन। तो अब इसमें बात समझ रहे हैं, मिस्टर जेड के बजे बदले कौन काम कर रहा है? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर वाई भी बोले कि भैया मुझे तेरे संग काम नहीं करना, यहाँ पर मेरी कैपिटल यहीं लगी रहेगी, तू और पैसा ले ले भले, या फिर कोई मैनेजर और हायर कर ले, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये भी हो सकता है कि मिस्टर एक्स किसके बिहाफ पे काम करे? मिस्टर वाई के और मिस्टर जेड के। बट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि सारे पार्टनर्स को आपस में काम करना पड़ेगा, ये बात आप मान के रखें। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं ना मैं। आपने एक नाम सुना होगा, मुकेश भाई का। मुकेश गुटखा की बात नहीं कर रहा मैं, याद रखना। क्या? अच्छा, मुकेश अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी की बात करते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस खोला हुआ है, अब लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक बिजनेस खोला कि मैं तुम जैसे नालायक को पढ़ाऊंगा। मैंने खोला पीसीसी, ठीक है।
बट अब तुम जैसे नालायक को पढ़ाने के लिए मेरे को क्या चाहिए था, एक बिल्डिंग खरीदनी थी, मेरे को बहुत सारे टीचरों को एक्वायर करना था, तो मेरे को पैसों की जरूरत थी। तो मैं किसके पास गया सीधा? मैं मुंबई घुस गया सीधा, एंटीलिया में घुस गया मैं, और मैंने क्या करा, इनसे पैसे मांगे, और मैंने इनसे सिर्फ ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 1 करोड़ मांगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इनको पार्टनरशिप ऑफर करी, पता है कितने परसेंट की? 20% की। कितने परसेंट की? 20% की, कि भाई आप 1 करोड़ दो, मैं आपको अपने बिजनेस का 20% दूंगा, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें हिस्सा कितना रहेगा इनका? 20% हिस्सा रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं मुकेश अंबानी जी को क्या बोलूं कि आप भी आके यहाँ पर काम करो, मतलब बच्चे आ रहे हैं उन सबको मैनेज करवाओ, भाई आपका आपका काम ये, आप पढ़ा नहीं सकते, आप एक काम करें, जितने भी बच्चे आते हैं उन सबको मैनेज करें। दूसरा, हमारा स्टूडियो मैनेज करें, मतलब जब जैसे ही मैं आऊं, आप ये लाइट वाइट एकदम मतलब प्रोजेक्टर सब लगा के रेडी रखना, ताकि मैं आते ही पढ़ाना शुरू कर दूं। शोभा देता है इस बात का? नहीं ना, द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल बात है। तो इसीलिए मिस्टर अंबानी भी क्या कर सकते हैं, बस पैसा दे सकते हैं, और वो एक्ट नहीं करेंगे। इसको पार्टनरशिप में मैं आगे डिफाइन करूंगा कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में, बट अभी आपको मैं बस ये डेफिनेशन की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा हूं कि भैया ऐसा है कि हम सारे 2-3 अच्छा पता कितने बंदे होंगे मिनिमम? 2। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 बंदे होंगे ना, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो बाद में आगे करूंगा, क्योंकि वो अलग प्रोविजन है मेरा। तो कम से कम 2 बंदे आपस में ये रिलेशन बनाते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, आपस में साथ मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, और हो सकता है साथ मिलकर ना करे, तू ही करेगा, बट हम क्या शेयर जरूर करेंगे, प्रॉफिट जरूर शेयर करेंगे, याद रखना। अच्छा पता है आपको एक प्रोविजन बता देता हूँ, आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये आपकी पूरी बुक है, इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे प्रोविजन है ऑलमोस्ट, और आपको पता है एक डीप प्रोविजन है जो कहीं नहीं लिखा और कोई बताता भी नहीं है। प्रॉफिट शेयर करना तो मैंडेटरी है, प्रॉफिट आपको शेयर करना ही पड़ेगा, भले ही मैं काम करूं या ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हो सकता है ना कि डेफिनेशन ने खुद बोल दिया, डेफिनेशन ने देखो खुद बोला हुआ है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल बोल रहे हैं, बट लॉस शेयर करना मैंडेटरी नहीं है। मतलब अब तो ये तो हाश हो गया ना, अब लोगों को बुरा लगा होगा कि मुकेश भाई आएंगे सीधा प्रॉफिट लेके चले जाएंगे, और लॉस के टाइम पे तो वो गेट ही बंद कर लेंगे अपना। बेटा ये प्रोविजन है, उन्होंने साफ बोला हुआ है कि देखो प्रॉफिट तो इम्प्लिसिट है कि भाई देना ही पड़ेगा, खत्म कहानी। वो उसमें नहीं है कोई दिक्कत, उसको आपको शेयर करना ही पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि काम किसने करा पीसीसी में, मैंने, तो अंबानी तेरे को पैसा नहीं देता, ऐसा नहीं है। बट कल को लॉस हो गया, तो ये प्रोविजन है कि भाई अंबानी चाहें तो उस लॉस को बियर ना करे, उस लॉस को सीधा किस पे छोड़ दे, मेरे पे ही छोड़ दे। ये प्रोविजन क्या आपको कहीं भी पढ़ना है, द आंसर इज नो, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल्स पे काम आएंगे। बस मैंने एक छोटी सी हिंट बोल दी और मैं इसको लिखवा भी नहीं रहा, बताइए सिर्फ, ठीक है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इस डेफिनेशन को जल्दी से उतार के रखें, और पूरी की पूरी इस टर्म्स के साथ जल्दी उतारिए। ओके, ये हो गया होगा नोट आप सबका भी, आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, अभी हम पूरा कंप्लायंसेस पे लगे हुए हैं और यही पढ़ेंगे आगे। आज की पूरी क्लास ना बस मेरा आपका माइंड मैच्योर करने में ही चला जाएगा कि यार पढ़ना क्या है, ठीक है? और थोड़ा हो सकता है कि बोरिंग लग रहा हो, बट याद रखना, एक कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में, ये देखना जरा, देखो 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 जरा, ये दिख रहा है? आपको पता है आपके पेपर में इस बार सबसे मजेदार बात क्या है? 40 नंबर के ये हैं, 40 नंबर के वो हैं, मतलब आप 40 नंबर के ये वो बोल दूं, 40 नंबर के एक एक नंबर वाले हैं, और 40 नंबर के वो दूसरे हैं जो लिटरेचर है, लिखने वाले हैं। आपको याद रखना, आपके पूरे सेशन में 12th में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो बी पार्ट अटेम्प्ट ना कर पाए, हर कोई अटेम्प्ट कर लेगा। ऐसा कोई बेवकूफ नहीं होता जो 12th में रह के भी पढ़ाई ना करे, हर कोई पढ़ेगा और उसको अटेम्प्ट कर लेगा। भैया क्या ये सारे अटेम्प्ट कर लेंगे? द आंसर इज नो, लिटरली नो। और ये जो आप लोगों को कहना होता है ना कि एमसीक्यू टफ होते हैं, मैं एग्री करता हूँ इस चीज पे, एग्री करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि टफ है उनके लिए जिन्होंने कॉन्सेप्ट को घुस के नहीं पढ़ा, जिन्होंने कॉन्सेप्ट को एकदम फील नहीं करा, प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में उतरे नहीं है। आपको मैं ना एक बात बता देता हूँ कि हर एक, हमारी जितनी भी बड़ी-बड़ी फैकल्टीज़ है, जिनसे मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ, पता उनका भी सिंपल ये कहना है कि अगर हर चैप्टर के आप 1000 एमसीक्यूज़ भी कर ले रहे हैं ना, हर चैप्टर के 1000 एमसीक्यूज़, अब मान लीजिए आपके जितने भी चैप्टर आपने 1000 एमसीक्यूज़ करे, पर चैप्टर वाइज़ मतलब 10-12 हज़ार एमसीक्यूज़ ही करके जा रहे हो, तब भी कोई चांसेस नहीं बनते कि आपके इस 40 में से आपके 40 आ जाए या फिर 35 भी आ जाए। क्योंकि उनको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चेंज करना है, और तुम्हें तो वही वाला कॉन्सेप्ट याद है जो तुम करके गए थे, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। तो इसीलिए एकदम नीश लेवल से एकदम टॉप लेवल तक की जब पढ़ाई करनी है ना, तो इसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, पर कॉन्सेप्ट एकदम ना आपको पता होना चाहिए इन डेप्थ कि क्या-क्या कॉन्सेप्ट है। अब लेट्स से आपसे वो पूछ दे कि भैया इज देयर इज नेसेसरी कंडीशन कि ऑल पार्टनर शुड वर्क इन पार्टनरशिप, तो अब उसमें बोल देता है नो, यस, माइट बी, ऐसी सिचुएशन बनाते हैं वो लोग, याद रखना। और ऐसे ही आगे जाके मैं कंडीशन लाऊंगा आपके सामने, जिस पे मैं क्वेश्चन बेस करूंगा। तो अब आपको पता है ना कि भाई एज पर पार्टनरशिप की डेफिनेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको काम करना है। और आपको एग्जांपल भी याद रहने वाला है, किसका? मुकेश गुटका का नहीं, मुकेश भाई मुकेश अंबानी जी का, ठीक है? तो उनका आपको एग्जांपल याद रहने वाला है, ठीक है? तो ये याद रखना। तो अब आपको हो क्या गया ना, इससे आपके मन में एक डर भी बैठा होगा जो कि जरूरी है कि अगर यहाँ मिस करा तो एमसीक्यू मिस, क्योंकि कभी भी याद रखना, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू आपका टीचर ही करवाएगा। जो क्लास में चल रहा है ना, उसी में एमसीक्यूज होता है, कॉन्सेप्ट तो आपकी बुक में लिखे हुए हैं।
ठीक है। अच्छा आपको पता है टीएस ग्रेवाल वालों ने भी इस बार पिछली बार भी थे इनके पास एमसीक्यूज, बट इस बार इन्होंने और एमसीक्यू इंट्रोड्यूस करे हुए हैं। क्यों? ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन वहीं से आने हैं ना 40 के। चलिए, अच्छा अब ना एक मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, भैया बताओ है ना, क्या ख्याल आ रहा है? ख्याल ये आ रहा है कि यार अब अकाउंटिंग की बात करी जाए। भैया इसी टॉपिक का तो इंतजार था। आप प्रोसीजर पार्ट पढ़ाए जा रहे हो, अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप। बेटा नो डाउट आज मैं ये शुरू कर दूंगा, कुछ बातें करेंगे, बट इसकी अकाउंटिंग ना इतनी ईजी नहीं है कि कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मतलब जो भी तुम एंट्री करते थे क्लास 11th में वैसी नहीं है, थोड़ी सी अलग है। तो थोड़ा इसका पहले ना इसका प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा आपको। अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप, अच्छा याद रखना, जब मेन कॉन्सेप्ट आना शुरू होंगे तो मैं उन्होंने कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 लिखवाना शुरू कर दूंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं, तो उस पे कॉन्सेप्ट नहीं लिखवा रहा। अच्छा, आपको पता है अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप में और अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इनिशियली दोनों सेम है, दोनों सेम है। और मैं तो कहता हूं कंपनी की भी सेम होती है, बट कंपनी का शेड्यूल 3 लग जाता है। भैया क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, क्या शेड्यूल 3 क्या कुछ नहीं। अपने को तो सिर्फ एक बैलेंस शीट पता है, ये पता है, ऐसे लाइन खींची ऐसे चीर दिया पेट बीच में से। ट्रेडिंग अकाउंट भी अपने को सिर्फ ऐसे ही पता है, पीएनएल भी ऐसे ही पता है। बच्चों ये यहाँ तक तो ठीक है, बट क्लास मतलब जब मैं दूसरी वॉल्यूम में जाऊंगा कंपनीज में, तो मैं सबसे पहले तुम्हारा यही वहम तोड़ूंगा कि अब ये टी शेप अकाउंट्स नहीं बनाता कोई भी। भैया तो हम क्यों बनवा रहे हैं? अब बेटा अपडेट नहीं करा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपके ना एनसीईआरटी ने अपडेट करा, ना सीबीएसई ने अपडेट करा, तो शेड्यूल 3 तो बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट अभी आपको यही पढ़ना है तो यही पढ़ना है, ठीक है? और अपने लिए तो सीधा भाई क्वेश्चन भगवान है, ठीक है? जो पूछ दिया वो पूछ दिया। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ एक स्लाइड में, और उसमें आप कुछ चीज़ देखना शुरू करना। ओके, बच्चों मैं ना आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से देखना, और आपको शायद कुछ बातें याद हो। आपको जो सबसे प्राइमरी अकाउंट बनाना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अकाउंट कौन-सा बनता था बच्चों पता है? ट्रेडिंग अकाउंट। कौन-सा अकाउंट बनता था बच्चों वो? ट्रेडिंग अकाउंट। भैया प्लीज़ हमें ट्रेडिंग अकाउंट की नॉलेज दे दीजिए। मैंने कहा मैं पक्का आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं एक लाइन में आपको बता दूँगा, बट आप लोगों को भी एक प्रॉमिस करना है कि आप इसके पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं है। ठीक है? क्लास 11th में पढ़ लिया, नो डाउट पढ़ लेना, मैं वीडियो भी रिकमेंड करवा दूँगा, बट आप वो पढ़ लेना। बट अभी के लिए आपको इसको भूलना है, सिर्फ समझना है कि क्या है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे, अच्छा पहली बात ट्रेडिंग, अच्छा उससे भी पहली बात, मैं आप असम्पशन तो ले ही नहीं सकता ना कुछ भी। बेटा सिर्फ मेनली 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, कौन-कौन से? भैया तो कोई अकाउंट नहीं है। भैया नॉमिनल, हाँ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन से अकाउंट का है? बताएँगे? ये नहीं बताओगे? नॉमिनल अकाउंट। ये किस रूल पे बनता है? नॉमिनल अकाउंट। भैया नॉमिनल अकाउंट का रूल बता दीजिए, याद नहीं आ रहा। बेटा नॉमिनल अकाउंट का सिंपल रूल है, और याद रखना, इस पूरी पार्टनरशिप में ये बहुत काम आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। भैया ये क्या करना जरूरी है? द आंसर इज यस। बेटा आप इसके बिना जर्नल एंट्रीज भी नहीं कर पाओगे, तो याद रखना इन सारे रूल्स को याद रखना है। और बल्कि मैं तो सोच भी रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बना के ना डाल भी दूं, जिसमें ये अकाउंट्स एक बार और रिवाइज हो जाए आपके। तो सिंपल है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है भैया, ये ट्रेडिंग अकाउंट ये तो हमें पता चल गया नॉमिनल अकाउंट है। दूसरी बात हमें ये पता चल गई कि हमें डेबिट साइड में सारे क्या डालने हैं? एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में बच्चों क्या डालने हैं? सारे के सारे इनकम्स। पता है आपको? नीचे ले जाके मैं आपको एक और अकाउंट दिखा के लाता हूं। कौन सा अकाउंट है? पीएनएल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा इसमें भी सेम चीजें कर रखी होगी बच्चों, यस और नो? इधर इनकम और इस तरफ एक्सपेंसेस। भैया एक ही बिजनेस में इनकम एक्सपेंस के लिए दो दो अकाउंट बनाए जाते थे क्या पहले? देखो जिन बच्चों को पता है वो तो समझ गए होंगे कि भैया ट्रेडिंग में जाते हैं डायरेक्ट, और पीएनएल में जाते हैं इनडायरेक्ट। अब मैं आप सबको लेके चलता हूँ, सबको एक संग क्लब कर देता हूँ। देखो बच्चों, ट्रेडिंग में जाते हैं, अच्छा आप लोगों को भी एक चीज सुनना, मैं हो सकता है कुछ नई वर्डिंग्स बोल दूं इसके बीच में। यहाँ पर जाते हैं सारे के सारे कौन से एक्सपेंसेस? कौन से? डायरेक्ट एज वेल एज प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। भैया और कौन से एक्सपेंसेस? जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। भैया जैसे कि आप देख रहे हो ना, आपने माल खरीदा, कच्चा माल खरीदा, आपने बनाया, जितने भी आपके वेजेस थे, मतलब जो कंपनी में आपके वहां काम कर रहे थे, वो सब आप यहाँ पर बनाते हो। अब अच्छा इसका पता है एंड रिजल्ट क्या आता है? छोड़ दो अब इस अकाउंट को, जहां तक मैंने बोला बस वही याद रखो। इस अकाउंट का एंड रिजल्ट आता है या तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, या फिर ग्रॉस लॉस आता है। ठीक है,
इसी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को आप आगे लेकर भागना शुरू करते हो और कहां पर लाते हो बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ आ गया, अगर ग्रॉस लॉस है तो एक तरफ आ गया। तो इतना तो पता है ना कि इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। शक हो रहा है मुझे तुम लोगों पे? पक्का ना? और तुम्हारे ही भरोसे मैं इनको भी जज करता हूँ कि पक्का ना? तो एक ही चीज आएगी। एक ही बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मुनाफा भी होगा और घाटा भी होगा। लेट्स से आप ये कैल्सी लेने गए, ठीक है? ₹100 का कैल्सी उसने आपको 120 में दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको ₹20 का घाटा भी हो गया और ₹20 का प्रॉफिट भी हो गया। एक टाइम पे एक ट्रांज़ैक्शन पे एक ही चीज़ हो सकती है, आइदर प्रॉफिट और या फिर लॉस होगा, याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या आ गया? ग्रॉस लॉस आ गया, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अगेन भैया यहाँ पर कौन-कौन से एक्सपेंसेस आते हैं प्लीज़ ये भी बता दीजिए। तो कौन से आते हैं बच्चों? इनडायरेक्ट, और जो कि कहाँ आए नहीं, जो ट्रेडिंग में नहीं आए, वो सारे बच्चों आप यहाँ पर ले आओ। जैसे एक बात बताओ, कोई चीज़ को बनाने का खर्चा तो प्रोडक्शन खर्चा है। लेट्स से मैं ये माउस बनाता था, इस माउस को बनाने का खर्चा क्या है? प्रोडक्शन खर्चा। पर पता है इस माउस का ऐड मैंने कहाँ पर डाला? जो चीज़ तुम सबसे ज़्यादा चलाते हो, इंस्टाग्राम। आता है ना इंस्टाग्राम पे ऐड आते हैं, नहीं आते? तो बेटा उसको क्या कहते हैं? एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट। तो वो एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट इसको बनाने के लिए काम नहीं आई है। वो किस लिए आ रही है? इसको बेचने के लिए। वेरी गुड। तो बच्चों वो एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट यहाँ पर आएगी। लिखा है या नहीं लिखा मैंने? अच्छा चलो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये रहा एडवर्टाइजमेंट, ये देखो वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब अच्छा इसका एंड रिजल्ट क्या होता है ये ध्यान से देखना। इसका एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। नेट लॉस या फिर भैया इसमें भी दो चीज हो सकती है, या तो आपका नेट लॉस आ जाए और नेट प्रॉफिट आ जाए। क्लास 11 तक हमने ये एज्यूम करा कि हमें ये सब चीज आती है और वो चीज मैंने आपको एक ब्रीफली में बता दी। अब क्लास 12 में इससे आपको आगे भागना है, मतलब इन्हीं चीज को कैरी करके आगे की तरफ भागना है। और अब आपको कहाँ काम करना है? इस नेट लॉस पे और इस नेट प्रॉफिट पे काम करना है। और आपको एक अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा, जो कि अच्छा यहाँ से तो नॉलेज ले ली ना। एक अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा जिसका नाम क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया प्लीज हमें ना थोड़ा सा ब्रीफ में लिखवा भी दीजिए ताकि हम भूले ना। मैंने कहा आ जाओ देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर बेटा फर्स्ट है, प्लीज नोटिंग स्टार्ट कर दीजिए आप अपनी। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, और इसका हेड इसकी हेडिंग डालनी चाहिए आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, ठीक है, ताकि इसमें मेरे सारे अकाउंट्स भी आ जाए। चलिए लिखना शुरू करिए। इन पार्टनरशिप ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर सेम वी आर प्रिपेयरिंग इन क्लास 11 सोल प्रोप्राइटरशिप के चैप्टर में। बट इन अवर सिलेबस देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल्दो we have to work further on the result of
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये मैंने बता दिया था आपको कि वहां तक आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिया जाएगा। उससे आगे आपको काम करना है, मैंने लिख के दे दिया कि वी हैव टू वर्क फर्दर ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि या तो नेट प्रॉफिट हो सकता है या फिर नेट लॉस हो सकता है। भैया दोनों नहीं हो सकते। यहाँ स्लैश मैं भी हटा देता हूँ, और अगर आप लोगों ने लगा लिया तो प्लीज आप लोग भी हटा लेना। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। लिख लिया था क्या? कोई बात नहीं, थोड़ी सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा भैया, एक और लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम समझना शुरू करेंगे। फर्स्ट अकाउंट we will prepare is profit and loss appropriation account। ये आपका बच्चों फर्स्ट वो होगा, ये हमारा फर्स्ट अकाउंट है कि भाई वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा आज की वीडियो में ना हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, बट इसकी एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं कि क्यों बनाते हैं। अभी तक आपने समझा कि क्या क्या प्रोसीजर है, जैसे पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाते थे। बट यहाँ पर बैलेंस शीट जरूर बनेगी, बट यहाँ पर आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको लिखवा भी दिया है और आपको याद भी रखना है। ठीक है, आधे बच्चे तो रिलीफ में आ गए कि अरे चलो सही है, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। आई एग्रीड। ठीक है, कौन सा अकाउंट बनाना बच्चों यहाँ पर? एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलग है? जी अलग है। मैं इसकी सारी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में नोट कराऊंगा, पर एक आइडिया ले लें। अच्छा, ये आइडिया हम नेक्स्ट अगली क्लास में भी लेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा ना एंड करके छोड़ना चाहता हूँ। कहीं तुम्हारे दिमाग में जा रहे हो, रोड पार कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट घूम रहा है, गिर गुरा गए तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अमित, है ना? मतलब कहा, मतलब क्या पाकिस्तान बॉर्डर से आते हो तुम लोग? कह रहे डेंजर जगह से आते हैं। ओके, ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये क्या आया हुआ है यहाँ पर, और ये क्या आया हुआ है यहाँ पर? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी कहानी शुरू होगी, वो कहानी समझ लो बस। अच्छा एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप में, किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने मालिक होते हैं? भैया एक, खुद कह रहे हो आप, सिंगल मालिक। अगर यहां पर उसका जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, कौन लेगा? वही लेगा। अच्छा, उसके ऊपर डिसीजन कौन बनाएगा? डिसीजन यानी कि मान लीजिए 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, मिस्टर एक्स अकेला काम करता है, उसे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो वो उसके ऊपर है कि या तो वो 2 लाख रुपए खुद ले ले, या फिर उस 2 लाख को वो बिजनेस के अंदर ही छोड़ दे कि भाई बिजनेस में और काम हो सके और एक्सपेंशन हो सके, उसके ऊपर है। बट यहीं पर अगर दो पार्टनर है, मिस्टर एक्स भी है और मिस्टर वाई भी है, तो 2 लाख रुपए पे भैया दो बंदों का कंसेंट चाहिए। कंसेंट यानी कि दो बंदों की रजामंदी होनी चाहिए कि उस 2 लाख रुपए क्या करना है। अब लेट से वाई कह रहा है कि भाई मेरे को मेरा शेयर दे दे 1 लाख रुपए। वाई क्या कह रहा है? मेरे को मेरा शेयर दे दे 1 लाख रुपए। हम दोनों ने बीच में कर रखा है कि हम आधा आधा बांट लेंगे। हम मतलब एक्स और वाई के बीच में क्या थी? सेटलमेंट थी कि हम आधा तू और आधा मैं ले लूंगा। तो मिस्टर वाई क्या कह रहा है मिस्टर एक्स को कि भाई तू मुझे मेरे 1 लाख रुपए दे दे। मिस्टर एक्स का ये कहना है कि अगर देख हम सारा पैसा निकाल लेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। आप क्या करो, यहाँ पर 50-50 हजार रुपए हम दोनों ले लेते हैं और 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर ही छोड़ देते हैं। मिस्टर वाई कह रहा है मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं करना कुछ भी। अच्छा, ये कुछ ऐसी सिचुएशन जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, आप लोगों को तो बताई थी, बट ऑनलाइन वाले कनेक्ट नहीं हुए थे। मान लीजिए आपके घर में कोई रिलेटिव आए और उन्होंने आपकी तरफ एक 500 रुपए का नोट बढ़ाया। ठीक है, अब खुश नहीं होना बेटा, क्योंकि ये इमेजिनरी सिचुएशन है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपकी तरफ 500 रुपए का नोट बढ़ाए, 50 रुपए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब मान लो आप अकेले हैं, इकलौते हैं घर के, तो क्या होगा? वो 500 रुपए का हक किसका है? आपका। अब आपके मन में ये भी एजम्पशन आ रही होगी कि भैया पीछे से मम्मी थप्पड़ मार के छीन लेती है, नहीं देती है। वो हो सकता है बेटा, एक्सेप्शन कभी भी हो सकती है, बट आप ध्यान से समझे। अगर आप सिर्फ सिंगल चाइल्ड हैं घर के, तो वो 500 रुपए पे आपका हक है। बट अब मान लीजिए आप दो हैं, मतलब आप भी हैं, आपका भाई भी है, फिर आप बहन है तो आपकी भी बहन है, या बहन है तो भाई है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। आप दो हैं, मतलब सिंगल चाइल्ड नहीं, आप दो चाइल्ड है। अब वो 500 रुपए जिस रिलेटिव ने आपको दिए, ऑब्वियसली क्या बोला होगा? आपस में बांट लेना। अब भाई, अब आप कहेंगे कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी है, हम तो भाई इक्वली 250 छोटे को 250 बड़े को ऐसा कर लोगे। जबकि तुम्हें अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम कभी ऐसा नहीं करोगे, ये पक्की बात है। तुम वहां अपना फायदा उठाने की कोशिश करोगे। अगर तुम घर के बड़े हो तो कहोगे यार तू कितना छोटा है, तू क्या करेगा 250 रुपए का, मतलब कहाँ जाएगा तू ये ले 100 रुपए पकड़, और 400 रुपए कौन घपचा जाएगा? आप लोग घपचा जाओगे। अच्छी बात है। अच्छा ये याद रखना, ये सिचुएशन याद रखना, अगर आप अकेले होते तो 500 रुपए पे हक किसका था? सिर्फ आपका। बट अगर यहाँ 500 रुपए हैं और दो बच्चे हैं, मतलब आप भी और आपका छोटा भाई भी है, तो आप उसको दबाने की कोशिश करोगे। बेटा कुछ नहीं होगा, एंड में लड़ाई ही होनी है दोनों में। ठीक है, आपका भाई आपको दे रहा होगा, आप उनको दे रहे होंगे,
किस लिए? सिर्फ 500 रुपए के लिए कि भाई कि बांटना कैसे है। हालांकि आपका भाई रेडी है कि 250 मुझे दे दे, 250 तुम दे दो, पर आप क्या कर रहे हो भाई, उस पर अपना इन्फ्लुएंस चलाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, यहाँ पर इसकी मतलब यहाँ प्लेटें मैं लेके आया था, यहाँ पर बाहर से मार्केट से चीजें मैं लेके आया था, यहाँ जब तक गेस्ट बैठे रहे मैं उनके लिए पंखा होंकता रहा उनको, उनकी मतलब रजामंदी सारी मैंने करी। अब इसको पार्टनरशिप में बोलूं तो एक्स ये कह रहा है कि सारा काम मैंने करा, एक्स वो कह रहा है कि सारी चीजें मैंने इकट्ठा करी, तो मैं तुझे क्यों आधा शेयर दूं। अगर प्रैक्टिकली बात करें, लास्ट में कुछ नहीं होगा, तुम लोगों के घर में लड़ते हुए देखकर कौन आ जाएगा? तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे और तुम्हें फोड़ेंगे पहले तो सही से, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक लॉ आ जाएगा। कौन सा लॉ? अभी अभी बात करके हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इस सिचुएशन को देखो मजाक से अब लेके मैं प्रैक्टिकल की तरफ आता हूँ। बेटा मिस्टर एक्स अगर अकेला ओनर था, वो ले जाए उसको जितना ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक्स और वाई ओनर है, तो या तो उन दोनों ने पहले ही आपस में सेटलमेंट कर रही हो कि जैसे मैंने और मेरे भाई ने मान लीजिए हमेशा से सेटलमेंट कर लेते थे, ठीक, कि भाई देख 500 रुपए मिले भी ना, तो 250 आपके 250 मेरे इक्वल, या फिर ऐसा कर लेते हैं 3:2 का रेशियो कर लेते हैं, 500 मिले तो 300 आपके, आप बड़े हो, मेरे 200 रुपए। हमने सेटलमेंट पहले ही कर लिया घर के अंदर बैठ के कि ये खूसट मेहमान जो जितने भी देके जाएगा, इसमें हम 3:2 का रेशियो बना लेंगे। मान लो वो 100 रुपए भी देके जाता है, तो 60 रुपए उनके और 40 रुपए मेरे, तो बेटा लड़ाई का कोई स्कोप नहीं है, पक्की बात है। अच्छा मान लो हम लोगों ने पहले ही सेटलमेंट कर रखी है कि भैया 500 रुपए अगर वो देता है ना जितने भी, तो उसमें से 20 रुपए ना मम्मी को दे देंगे। सेटलमेंट 20 रुपए मम्मी को देने का मतलब है 20 रुपए हमने बिजनेस में छोड़ दिए। तो बेटा ये सारी सेटलमेंट अगर हमने पहले से कर रखी है, तो लड़ाई होने के चांसेस होंगे ही नहीं, पक्की बात है। और लड़ाई होने के चांसेस नहीं होंगे तो ठीक है, सब चलता रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, पर अगर मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो ये लड़ाई होने का सर्कमस्टांसेस ही पैदा नहीं होंगे। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, ध्यान से सुनना इस बात को, प्रैक्टिकली अब छोड़ दो और मजाक को छोड़ो, ध्यान से देखो। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या करता था, सिंगल ओनर था, तो उसका जैसे मन करे वो इस प्रॉफिट को यूज कर सकता था, ठीक है। अच्छा लॉस हुआ तो वो जैसे उसको करना है वैसे कर ले। अब लॉस का मेरा बात समझना, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे थे, इस 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 जिद्दोजहद में कि भई ये आपको जो रिलेटिव है आपको 1000 या 500 रुपए देके जाएगा, आपने इसको 2 रसमलाई खिला दी। आपने इसको अपनी पॉकेट मनी से निकाल कर 200 रुपए की रसमलाई खिला दी और आपने क्या करा, अभी आपका लॉस है सीधा, वो तो देके गया नहीं कुछ आज। 200 रुपए का जो लॉस है, अब आप क्या बोलोगे अपने छोटे भाई से कि देख, अब तू भरेगा। क्यों? क्योंकि देख पैसे आते तो मैं देता ना तेरे को, पर अब क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं आए तो वो लॉस तो कौन भरेगा? तू भरेगा। पक्की बात है करने की कोशिश करोगे। बेटा ये जो ड्राफ्टमैन बना होगा ना, उसने यही सिचुएशन को सोचकर कहा होगा कि भाई ज़ाहिर-सी बात है, ये लोग प्रॉफिट के लिए जो वो 500 रुपए थे, उसके लिए तो एक-दूसरे का कत्ल कर देंगे कि तू ले इतना मैं लूँगा तो मैं लूँगा। पर यहाँ अगर उनको 200 रुपए भी दिख गए, तो सब क्या करेंगे आपस में भागने लगेंगे कोई इस लॉस को। आप बताइए, आप प्रॉफिट के लिए लड़ोगे या लॉस के लिए लड़ोगे? जी, किसके लिए? ऑब्वियसली हर कोई प्रॉफिट के लिए लड़ता है। ये 200 रुपए का रसमलाई का लॉस कौन बियर करना चाहता है? अब भाई बड़ा भाई बोलेगा तू बियर कर, छोटा भाई बोलेगा तू बियर कर। अब इन्हीं सब चीज़ों को कंक्लूड करके एक एक्ट में एक चीज़ बना दी गई कि भाई आप लोगों के बीच में समझौता है क्या? समझौते का मतलब होता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट से मेरा यहाँ पर मतलब है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, और पार्टनरशिप के एग्रीमेंट से मेरा मतलब है यहाँ पर पार्टनरशिप डीड। क्या? पार्टनरशिप डीड। और दूसरा इससे इसका दूसरा नाम भी है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। एमसीक्यू के लिए मैं इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, इसको लिखवाऊंगा अभी। पार्टनरशिप डीड मतलब कि एक एग्रीमेंट है। ये मैंने एक एग्रीमेंट बनाया और इस पे मैंने सब चीज लिख दी कि मेहमान आएगा तो क्या करना है, ये 200 रुपए कौन देगा। अब इसको प्रैक्टिकली समझो कि भैया मेरा शेयर कितना, एक्स और वाई का शेयर कितना होगा, हम किस तरीके से इस पैसे को कंक्लूड करेंगे, एक्स का क्या काम होगा, वाई का क्या काम होगा। अब मान लीजिए मेरा काम था रसमलाई लाना, मेरे भाई का काम था प्लेट धोना, तो ये पहले ही लिख लो। अब इस चीज को पहले ही लिख लो कि भाई कि एक पार्टनर का क्या काम है, दूसरे पार्टनर का क्या काम है। और अब चलता हूं भैया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाऊंगा। ध्यान से सुनना, ये 500 रुपए अगर इकलौता बंदा है तो कैसे भी ले ले, ये 200 रुपए अगर इकलौता बंदा है तो उसी को बियर करने हैं। भैया सारा प्रॉफिट तेरा, सारा खर्चा तेरा, हमें कुछ नहीं पता। बट यहाँ पर अगर दो बंदे आ जाएंगे तो हमें इस प्रॉफिट को आपस में बांटना पड़ेगा। पक्की बात है, अभी आपने खुद एग्री करा है बच्चों के केस में भी और प्रैक्टिकल केस में भी कि इसको हमें बांटना पड़ेगा। तो ये जो बांटने के लिए अकाउंट बनाना है, उसी अकाउंट का जन्म देता है कौन? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब नेट पे सर्च करेंगे ना, तो आपको एक ही मतलब बनेगा कि ये एक नाउन है जिसका मतलब है कि भाई किसी चीज को लीगली आपस में बांटना। अच्छा लीगली मतलब समझ रहे हैं? कि ऐसा नहीं कि 400 रुपए में और 100 रुपए मेरा छोटा भाई, या फिर 100 रुपए में और 400 रुपए मेरा बड़ा भाई, ऐसा नहीं। मतलब दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, लीगली आपस में बांटना है। क्योंकि देखो बिजनेस में ना इलीगल टर्म्स यूज नहीं होनी चाहिए, ना ही इलीगल एक्टिविटीज होनी चाहिए। बेटा आपके इसमें ना बुक में लिखा भी हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। अनलॉफुल ही हो गई ना। अब एक बात समझिए, मिस्टर वाई ने भी 1 लाख रुपए डाला, मिस्टर एक्स ने भी 1 लाख रुपए डाला। मिस्टर एक्स कह रहा है कि नहीं नहीं मेरा शेयर ज्यादा होगा।
ऐसा नहीं हो सकता। क्या एग्रीमेंट है तुम लोगों के बीच में, समझौता था? अगर समझौता है तो वो बात बाद में कर लेंगे, बट अगर नहीं है तो नहीं। अब यहाँ पर ना मेरे को 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाने में, एक कॉन्सेप्ट पे नहीं चल सकता। पहले मुझे पढ़ाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा मुझे पढ़ाना है आपको पार्टनरशिप डीड, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे और आपको बहुत आगे तक ये बनाना भी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है? आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूँ। एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने किया क्या-क्या है आज। दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए। आज बच्चों जो आपको रिवाइज़ करना है ना, वो आप इस कॉन्सेप्ट को सबको रिवाइज़ कर लेना आपस में कि भैया क्यों हमें पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप की नीड क्यों पड़ी, ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको मीनिंग और डेफिनिशन में डिफरेंस भी बताया। फिर मैंने आपको एक ये चीज़ बताई कि किसी भी एक्ट को किसके संग लिखा होता है, उसकी डेट के संग। ये देखो कितना पुराना एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सोच रहे हो कितना पुराना, आज से लगभग 90 साल, आज़ादी से भी पहले का एक्ट है ये, सच बात है। तो वहाँ से एक्ट है, बट वो नाम लिखा आ रहा है। तो वो नाम को लिखना ज़रूरी होता है। फिर हमने सेक्शन पढ़ा कि सेक्शन क्या होता है, फिर हमने सेक्शन 4 पढ़ा। बच्चों याद रखना, ज़्यादा सेक्शन नहीं है आपकी पूरी बुक में, 10 से 15 सेक्शन है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे संग याद रखें, क्योंकि पेपर में ना बड़ा मज़ा आएगा जब ये लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप। तो आप उसमें अगर ऐसा कोट करोगे एज़ पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बेटा एग्ज़ामिनर का एक पर्सपेक्टिव ही अलग होगा आपके लिए कि बंदे में दम है। ठीक है? ये हमेशा याद रखना। और ये दम ना सिर्फ़ आज के लिए नहीं, मैंने बताया ना, यही चीज़ कल को आपको प्रोफेशनल बनाएगी, क्लाइंट्स को समझाना है आपको। ओके, फिर हमने एग्ज़ाम्पल लिया और अकाउंटिंग पे हम आ चुके थे, और हम अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे, ये मैंने आपको छोटा-सा सार दिया कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। आई नो कि कई बच्चों को पता भी होगा। पक्की बात है, कई बच्चों को एकदम डिटेल में पता होगा कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से अज़म्पशन ले ली कि नहीं पता था और आपको बता दिया। अगली क्लास में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। कंप्लायंस पार्ट हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये सारा प्रोसीजरल पार्ट था, जो आपकी माइंड मैच्योरिटी दे रहा था। अगली क्लास में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वो करवाऊँगा अकाउंटिंग, और उसमें लिखवाऊँगा। दूसरा हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड, और फिर हम आगे इस चैप्टर में चलते रहेंगे। ठीक है? दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय ऑल ऑफ यू।